सभी युवा छात्रों को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के इन 3 पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज हम लोग इसी के आगे 3 अन्य भागों को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी छात्र इस सीरीज को देख रहे हैं वो प्रीवियस के लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो कोर्स में जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस के हिसाब से। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक समझ लिया था कि परिच्छेद पढ़ने का तरीका क्या-क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम लोग जानेंगे कि प्रश्नावलियों जो प्रश्नों की जो शब्दावलियाँ होती हैं, उनके क्या मायने होते हैं, बोधगम्यता की चुनौतियाँ क्या होती हैं, प्रैक्टिस करते समय नहीं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं कुछ 5 बिंदुओं पे बात करूँगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में कौन-सी 5 चुनौतियाँ रहती हैं, जिनसे हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर फाइनली हम लोग आंसर्स एक्यूरेट कैसे करें, उसके लिए भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं लगभग 12 से 15 जो पैसेज है, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और लाइव आप लोग आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और आप लोग देखते हैं कितने लोग इसके सही आंसर्स दे पाते हैं और एक्यूरेसी कितनी बेहतर कर पाते हैं। जहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो लाइव सेशंस होंगे वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे शब्द देखे होंगे जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जैसे तार्किक निष्कर्ष। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईज़ी रूप में होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत उलझाऊ होते हैं। अब हम लोग के लिए जो उलझन है, उसी उलझन को ठीक करने के लिए हम कुछ शब्दों को देखेंगे कि वो कौन-कौन से शब्द हैं जिनके मतलब हमें जानने चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रश्न है, पैसेज से ही लिया है 2014 का ये क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेखक चाहता है कि भारत अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या यहाँ पर जो प्रश्न की जो शब्दावली है, वह बहुत आसान है? बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। यस, आसान है। यहाँ पर कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, जिससे हमें कोई परेशानी हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस आधार पे देंगे? पैसेज को पढ़ लेंगे और पैसेज के अनुसार ईज़ी वे में आंसर दे देंगे। यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं, कीवर्ड के रूप में। जिन कीवर्डों को लेके दिक्कत होती है, हम उन्हें थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करिए, जो बहुत ईज़ी कैटेगरी में क्वेश्चन्स आते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहायक होंगे? अब बताइए क्या ये ईज़ी क्वेश्चन है? प्रश्नावली जो है, क्या वो ईज़ी वे में हो सकती है? आप करेक्ट आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ तर्क नहीं लगाना है, कुछ भी पूर्वाग्रह नहीं पता करना है। फिर अगला क्वेश्चन, इस परिच्छेद के अनुसार शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा एक निर्णायक है? ये सारे क्वेश्चंस कितने इजी लग रहे हैं, आप बस पैसेज पढ़ेंगे और इसका आंसर दे देंगे। तो यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करते समय भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहाँ पे कीवर्ड में कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं है, जहाँ आपके टाइम बहुत कम लगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको ले लिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को पहले, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। अब ये पहला कीवर्ड है जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने पीवाईक्यू देखे हैं उन्होंने ये वर्ड सुने होंगे। पहला कीवर्ड है अनुगत या निष्कर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इन्फर। अब जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस परिच्छेद में कौन सा प्रमुख विचार अनुगत है, यानी कि कौन सा प्रमुख विचार निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। अभी अगर आप
इन्फर या अनुगत, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हमें निष्कर्ष पता है, तो क्या हम इसका आंसर सही रूप में दे सकते हैं? इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, अभी मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में हर एक कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, जिससे आप जो है चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। कभी भी अगर अनुगत है तो उसमें विचार करिए, उस पैसेज के ऊपर विचार करिए, भावनाओं में मत बहिए। इसी अनुगत से कई सारे कीवर्ड और भी जुड़े हुए हैं, जैसे मोस्ट रेशनल, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट साइंटिफिक। ऐसे कीवर्ड के भी सेम मीनिंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको तर्क का प्रयोग करना है। यानी कि जिनको इन्फर यानी कि अनुगत शब्द का मतलब पता है, वह इन वर्डों का सेम मीनिंग निकाल सकते हैं। मैं इसलिए ये कीवर्ड बता रहा हूं, जिससे आपको आने वाले समय में पैसेज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम अनुगत को डिफाइन करना चाहें तो किस रूप में डिफाइन करेंगे? आप अपनी जो राय बनाएंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप परिणाम प्राप्त करेंगे, जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे, वह सभी के सभी परिच्छेद में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही निकाले जाएंगे, ना कि काल्पनिक तौर पर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आप तार्किक रूप से बात करेंगे, वह सब कुछ पैसेज के अकॉर्डिंग होगा, ना कि आपके अनुभव और आपके नॉलेज के आधार पर। ये चाहे तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, और जहां दिक्कत होगी वहां पे पूछ भी लीजिएगा। आप लोग लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपके रनिंग नोट्स बन जाएंगे और आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काफी हेल्प हो जाएगी। अनुगत का मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहां पर आपको तर्क का प्रयोग करना है और फाइनली रिजल्ट प्राप्त करना है। लोग कहते नहीं है, तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, परिणाम क्या, निष्कर्ष क्या निकला ये बताओ। तो वो निष्कर्ष बताना है कि आपकी 2 साल की तैयारी के बाद हो सकता है कि आपने यूपीएससी ईपीएफओ का इंटरव्यू दिया हो, ये आपका निष्कर्ष हो सकता है। या फिर आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हों, प्राइमरी टीचर बन गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, 2 साल का निष्कर्ष होगा। ठीक उसी प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसी आधार पे आपको आंसर देना होगा। आ गई बात समझ में? ये अनुगत कीवर्ड समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्या करना होगा, तर्क के आधार पर करना होगा, निष्कर्ष के रूप में बताना होगा। जब कभी भी आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है, तो इंग्लिश का पैसेज देखिए और उसमें उस वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करिए कि इंग्लिश में उस वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ कि अगला वर्ड क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है पूर्व धारणा। क्या है? पूर्व धारणा, एजम्पशंस। इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी प्रमाण के आधार पर धारणा बनाना। यानी कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है और हम उसके आधार पर कुछ भी धारणाएं बना लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जीएस के नॉलेज को भी यूज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे करना क्या होगा आपको, जैसे आप किसी व्यक्ति को लेके उसकी शक्ल देख के, उसकी जाति के आधार पर, उसके घर के आधार पर बहुत सारी पूर्ण धारणाएं बना लेते हैं। तो क्या वह जरूरी है कि वास्तव में सच हो? नहीं ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा बचना होगा। कैसे बचना होगा? यहाँ पर हमें पैसेज की दायरे को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, यहाँ प्रमाण तो है नहीं, तो यहाँ पर हम जीएस का नॉलेज यूज कर सकते। इस कीवर्ड में सबसे ज़्यादा जीएस का नॉलेज यूज होता है, इसी वजह से की जो एक्यूरेसी है वह भी इम्पैक्ट हो जाती है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आपको इम्पैक्ट देखने को मिले आपके आंसर्स में, आपकी क्वालिटी में। बात समझ में आ गई? ये दूसरा कीवर्ड है जो अक्सर प्रॉब्लम करता है। अगर अनुगत और पूर्व धारणा
इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अनुगत में क्या होता है, प्रमाण के आधार पर धारणा बनाई जाती है और यहाँ पर बिना किसी प्रमाण के आधार पर धारणा बनाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पे पूर्वानुमान होता है और यहाँ वास्तविकता होती है। यानी कि यहाँ पे हाइपोथेसिस हो सकता है और यहाँ रियलिटी हो सकती है। जैसा कि पूर्व कल्पना, है ना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, वो सभी किसके आधार पे होती हैं? बिना प्रमाणों के आधार पर होती हैं। अब यहाँ पे अब चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पूर्वाग्रह है ये थोड़े से मुश्किल काम हो जाते हैं और इससे बहुत सारे परिणाम भी होते हैं। उन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों ने उपनिगमन शब्द समझा सुना होगा पढ़ते समय परिच्छेदों को। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरैली। इसके बहुत सारे वर्ड जो है मतलब में निकाले जाते हैं। इस इंग्लिश वर्ड के बहुत सारे अर्थ हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस, निष्कर्ष, परिणाम, प्रभाव, आउटकम, ये सारी चीज़ें हमें इस कीवर्ड के समानार्थी हैं और इनका हमें यही मतलब समझना होगा। यानी कि अगर ये लिखा है उपनिगमन तो हमें इसका मतलब ये समझना, या तो निष्कर्ष पूछा, या तो परिणाम पूछा, या तो प्रभाव पूछा, या तो आउटकम पूछा, या तो कॉन्सिक्वेंसेस। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो है ना कोरिलेट कर रही हैं एक दूसरे से और इसी की वजह से हमारा उत्तर भी सही होगा। अब इसके कुछ और भी कीवर्ड हैं जैसे विवेकपूर्ण उपनिगमन, यानी कि यहाँ पर विवेक के अनुसार निष्कर्ष बताना है। अब उपनिगमन का मतलब क्या, आउटकम क्या, जैसे अगर धान को कूटा जाएगा तो चावल निकलेगा, चावल के साथ आउटपुट क्या निकलेगा, वो भूसा भी तो निकलेगा। तो ये बाई प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि एक के साथ एक आउटकम निकला, यानी कि चावल के साथ भूसा भी निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, उपनिगमन हो जाएगा। जैसे सरसों की पेराई होती है तो सरसों का तेल भी निकलता है और खली भी निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटकम नहीं हो जाएगा। ये उपनिगमन के संदर्भ में याद रखना है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में और समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब जो है जितने भी हिंसक लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यह एक निर्णय लिया गया। अब गिरफ्तारी होने के बाद जेलों में संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से आउटकम निकला उस डिसीजन का। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? यानी कि उपनिगमन क्या होगा, एक तरीके से बाई प्रोडक्ट होगा। अब इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके लिए हमें तैयार रहना है और हमारे उत्तर तो अब तभी सही हो पाएंगे जब हम इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे, इनके मतलब जानते होंगे। तो अब इन्हीं को, जैसे कि अब कई सारे वर्ड हैं जैसे उपलक्षित, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, निहितार्थ, भावार्थ या अंतर्निहित। फिर एक और कीवर्ड है निर्णायक संदेश, यानी कि इसमें हमें मेन आइडिया बताना है कि उसमें मेन आइडिया क्या है, उस चीज का हमें जिक्र करना है। उपलक्षित का मतलब क्या है, भावार्थ, उसमें क्या चीज निहित है वो हमें बताना होता है। और निर्णायक संदेश में जो उस पैसेज का मेन आइडिया होता है उस मेन आइडिया को हमें जानना होता है। इस प्रकार से ये जो कीवर्ड हैं इनके मतलब पता होने से हम अपने उत्तर को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो कीवर्ड्स हैं इनके मतलब आपको बहुत पहले से पता थे? मुझे ये बताइए। नहीं पता थे? तो जो प्रश्नावलियों की जो चुनौतियां हैं उनके जो मायने हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए। अब हम लोग क्या आएंगे, जो बोधगम्यता की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन चुनौतियों को आप लोग लिखते चलिए। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे ये चुनौतियां कहाँ पर हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। हम्म, हम्म। अब ये जो चुनौतियां हैं ये एग्जामिनेशन हॉल की दृष्टि से होंगी।
पहली जो चुनौती है कि हम प्रारंभ किससे करें। 3 कैटेगरी हैं, मैथ है, रीजनिंग है और तीसरा जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन। अब आप ये बताइए कि अब आप इन तीनों में से क्या चूज करना चाहेंगे, क्या सेलेक्ट करना चाहेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करिए। क्यों करिए? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आप एक्टिव मोड में रहेंगे। एक्टिव मोड में आपकी एक्यूरेसी और आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी। रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी, तो इस वजह से यहाँ पे आपके 100% चांस हो जाएंगे। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे सर हमारा मैथ और रीजनिंग अच्छा है, तो आप मैथ और रीजनिंग से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके टाइम बहुत कम लगते हैं मैथ और रीजनिंग में। अपेक्षाकृत जो टाइम लगता है वो कॉम्प्रिहेंशन में लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा हमारे पास होता है टाइम का प्रेशर। अब इस टाइम के प्रेशर को कैसे कम करें? मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में स्ट्रेटजी बताई थी। यहाँ पर मैंने बोला था कि आप लोगों को 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अगर आप 40 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं तो आपके पास 3 मिनट का टाइम रहता है पर क्वेश्चन के लिए। और अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 3 मिनट है किसी पैसेज को पढ़ने के लिए तो आपके पास एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आपने टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर अपने ऊपर से निकाल दिया तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर अगला अगला जो पॉइंट है वह है जीएस के ज्ञान का प्रयोग ना करना। हो सकता है कि शिक्षा नीति के ऊपर कोई परिच्छेद आ जाए और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो आपके लिए ये दिक्कत कर सकता है ना। तो आपको क्या करना है, जीएस के ज्ञान का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आप बहुत सारी चीजें अपने लिए बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। जीएस के नॉलेज को आप लोगों को यूज नहीं करना है। फिर चौथा जो पॉइंट है, यहां पर आपको उन पैसेज को पहले सॉल्व करना है जो सबसे छोटे हैं। हम इन चीजों को क्या करते थे, स्किप कर देते हैं। यही तो चुनौती होती है, सबसे छोटे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर आपकी चीजें बदल जाएंगी, आप उन चीजों को बेहतर कर पाएंगे। फिर अगली बात क्या होता है कि हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं। समस्या ये होती है कि हम पैसेज को पढ़ते हैं। अब पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें कैसे आइडिया लग सकता है कि हमें उत्तर क्या खोजना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे,
उस पैसेज के प्रश्न को पढ़ेंगे। यही तो चैलेंजेस है। प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे, और फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, रैपिड तरीके से पढ़ लेंगे, कीवर्ड को हाईलाइट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ये क्वेश्चन था, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें करना क्या है हमें, कहाँ चला गया, हाँ ये देखिए। अब हमने क्या किया, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ा, हमने पहले क्या किया, तेजी से पढ़ा। लेखक चाहता है कि भारत अपने अतीत के संबंध में अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि अब हमने इसको डिफाइन पढ़ लिया, क्योंकि वह भूतकाल के औचित्य को नहीं समझ पा रहा है। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। थर्ड, उसकी भारत के इतिहास में कोई रुचि नहीं है, वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। अब हमने इसको रैपिड तरीके से पढ़ लिया, अब हमारे दिमाग में है कि ये चीजें ऑप्शंस में दी हुई हैं। अब हम पैसेज पढ़ेंगे तो तुरंत वो क्लिक कर जाएगा। अब हमें थोड़ा टाइम बच जाएगा अपनी चीजों को समझने के लिए। बात समझ में आ गई, यहाँ पर चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसी से आप अपनी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर अगला अगला जो पॉइंट है, हमारा फोकस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप अपने टाइम को बचा सके। कभी कभी हमारा फोकस जो है ना, पैसेज को पढ़ते समय रीजनिंग के उस क्वेश्चन का होता है जहां पे आप अटक गए थे, या फिर वो क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा है, क्या किसी टेस्ट सीरीज में आया था, अरे वो तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। इस तरीके की चीजें माइंड में आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, उन चीजों से बचना है यहाँ पर। और अगर आप इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाए तो चीजें आपके फेवर में आएंगी, और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। सेलेक्ट कौन होगा, आप ही तो होंगे। फिर अगली जो महत्वपूर्ण और अंतिम बात है, वह क्या है, आप लोग गेस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या चुनौतियां जो है एग्जामिनेशन हॉल में आप फील करते हैं। 10 सेकेंड है, फिर मैं बताता हूँ। 6 तो मैंने बता दी, अब इसके अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को लेके। आपके साथ ऐसा होगा कि मालूम चला 10 पैसेज सॉल्व किए, फिर आपको बोरियत होने लगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या बाकी के 15 और आपको सॉल्व करने चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो आप चाहें तो मैथ की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप रीजनिंग की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप छोटे पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पहले बड़े पैसेज सॉल्व किए हैं तो। समझ रहे हैं, ये आप चीजें, ये चुनौतियां रहती ही रहती हैं, क्योंकि इंसान थक जाता है, उसको लगता है कि अरे यार अब हम किन किन चीजों को कैसे करें। तो यहाँ पे उन चीजों को हमें खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है, चीजें तभी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को सॉल्व करते समय जैसे ही बोरियत आ जाए तो आप अपने इंटरेस्ट की चीजों को उठा लीजिए। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को और अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है उत्तर की खोज। अब हम लोग उत्तर की खोज कैसे करेंगे, चुनौतियां डिस्कस हो गई, प्रश्नों की शब्दावली के मायने डिस्कस हो गए, परिच्छेद पढ़ने का तरीका क्या है वो भी मैंने बता दिया, परिच्छेद का अर्थ क्या है, बोधगम्यता का परिचय भी मैंने बता दिया। अब हम लोग जानेंगे इसके उत्तर की खोज कैसे
की जाती है, लाइव आप लोगों के सामने करूंगा। आप लोगों को भी उत्तर ढूंढना है और मुझे भी उत्तर ढूंढना है, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग आगे जितनी भी प्रैक्टिसेज हैं वो सारी करेंगे, और आप लोगों को भी लाइव करनी होगी, जिससे आप लोग अपने आप को बेहतर बना सकें भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या लिखा है, प्रैक्टिस इज की। अभ्यास करेंगे तभी आप क्या खोल पाएंगे, ताले की चाबी खोल पाएंगे। यानी कि अभ्यास से ही परिणाम मिलेगा, और परिणाम से ही आपकी पहचान बनेगी। तो यानी कि किसी भी इंसान की पहचान का पहला स्टेप क्या होता है, अभ्यास। अभ्यास करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट के बाद इंसान को पहचान मिल जाती है, जिस रूप में परिणाम आता है। अब देखिए पहला पैसेज आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए, इनके पश्चात प्रदत्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि इसके पश्चात जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने, पहले पैसेज पढ़िए। फिर इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। अब सोचिए कि चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने जीएस में बहुत पढ़ा है, हो सकता है यही आर्टिकल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो इस बारे में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आपने जीएस का नॉलेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसे यहाँ पे यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप इसका सही आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को पहला स्टेप क्या करना है, जो मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। अब देख रहे हैं कि ये पैसेज काफी बड़ा है, ठीक है। अब ये पैसेज बड़ा है तो इससे एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। यहां से दो क्वेश्चंस हैं, इस पैसेज से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम, अभी देखिए इसके तुरंत बाद ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों पैसेज को साथ में नहीं पढ़ेंगे, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभ्यास में आप क्या करेंगे, पहले आपने ये पढ़ लिया, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे जो इसी पैसेज से रिलेटेड पूछा गया है। अभी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो है ना लिमिटेशन है, क्योंकि अगर जैसे ही हम पलटेंगे तो आंसर दिख जाएगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। यहाँ पूछा गया, हम तेजी से पढ़ेंगे, गद्यांश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। अब यहाँ पे सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। अब हमको इसको पढ़ लेते हैं। वर्तमान में चीनी माता पिता चीनी परंपरा तथा संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, चीनी सरकार ने चीन में निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल को तेजी से बढ़ने की सराहना की। थर्ड है, चार्ल्स डार्विन एक आयरिश स्कूल के पूर्व छात्र थे, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ये ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन दिए, हमने चारों पढ़ लिए। अब यहाँ पूछा गया सत्य कथन, यानी कि जो स्टेटमेंट उसमें दिया होगा, ठीक है। अब हमें देखना है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इस पैसेज को। हम ध्यान से पढ़ेंगे, जहां पे अर्धविराम, पूर्ण विराम, कॉमा, उन सारी चीज़ों को हम लोग को, फुल स्टॉप, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना है। चीन में नई सरकार की कठोर नीति, जैसे कि मैं दूर से हूं तो मुझे पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में सहजता हो रही है, अगर मैं पास से पढ़ूंगा तो दिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। चीन में नई सरकार की, पेन चलाकर पढ़ना है, ठीक है, ताकि नई सरकार की कठोर नीति के कारण पश्चिमी स्कूलों के लिए एक स्वर्ण युग का अंत हो सकता है। चीन हाल के वर्षों में पश्चिमी स्कूलों के एक खुशहाल शिकार का मैदान रहा है, क्योंकि एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग अपने बच्चों को पश्चिमी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता के साथ साथ वैश्विक कार्यबल में शामिल होने के कौशल से लैस करना चाहता है। विगत 5 वर्षों में चीन में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, और यहाँ वर्तमान में 857 स्कूलों में से, ये सब चीज़ें देखिए, ऐसे कुछ आंकड़े हमारे एग्जाम के, अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन आगामी वर्षों में स्कूलों को आवेदकों से चयन करने और इसमें सक्षम होने के बजाय लॉटरी के माध्यम से अपने छात्रों का चयन करना होगा, लॉटरी के माध्यम से।
अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के निदेशक आईएससी रिसर्च के अनुसार इस डर से यह कार्रवाई की गई है कि विदेशी स्वामित्व वाले स्कूल सबसे प्रतिभाशाली बच्चों का शिकार कर रहे हैं। सबसे विदेशी स्वामित्व वाले, यह कदम विगत वर्ष प्रस्तुत किए गए परिवर्तनों के अनुसरण करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ चीनी पाठ्यक्रम को पढ़ने की आवश्यकता होती है। श्री गास्केल ने चीन में निजी स्कूलों में तेजी से वृद्धि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, विशेष रूप से बड़े पब्लिक स्कूलों में, जहां यह माना जाता है कि वे केवल सबसे अच्छे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। देखिए, अच्छे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये हाईलाइट मैंने कर लिया। उन्होंने कहा कि विदेशी स्वामित्व वाले स्कूलों को भी अधिक अन्वेषण तथा नौकरशाही की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सरकार के 12 स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के छात्रों की संख्या पर भी चिंतित है। अधिकारियों द्वारा नियमों में ढील देने के बाद पश्चात हाल के वर्षों में चीन अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के बाजार में विस्फोट हुआ है, ताकि चीनी बच्चे विदेशी स्वामित्व वाले स्कूलों में भाग ले सके। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्कूल लगभग पूरी तरह से नागरिकों के बीच के बच्चों को प्रवेश लेते थे, लेकिन उन्हें चीनी बच्चों के खोलने में से एक बड़े पैमाने पर तथा पहले से उपयुक्त मांग की पता चला है। वृद्धिशील चीन मध्यम वर्ग के लिए चीनी राष्ट्रीय स्कूलों की तुलना में पश्चिम में, विशेष रूप से यूएस और यूके के उच्च सम्मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक अधिक विश्वसनीय मार्ग प्रदान किया है। बदले में ये छात्र स्कूल और पश्चिमी विश्वविद्यालय दोनों के लिए आय के एक आकर्षक स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 में से 1 छात्र के लिए उत्तरदायी है। 5 में से 1 छात्र के लिए उत्तरदायी है। कुछ सबसे प्रतिष्ठित निजी स्कूलों ने हाल के वर्षों में चीन में शाखाएं खोलकर अपने ब्रांड को बनाने का प्रयास किया है। वेलिंगटन कॉलेज के चीन में 5 स्कूल हैं, संघाई और झांगझोई में 2-2 और तिआनजिन में 1, और जबकि डुल्विच कॉलेज की 4 और संघाई में 2 और बीजिंग तथा सुझाई में 1-1 है। ये पैसेज हो गया। अच्छा, ये आगे भी है, चलिए। इस साल चीन में रिकॉर्ड 14 ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खुले और खुलने वाले हैं, जिनमें से किंग्स स्कूल, कैडबरी, क्रूसबरी स्कूल की शाखाएं शामिल हैं, जिसके भूतपूर्व छात्रों में चार्ल्स डार्विन भी हैं। चार्ल्स डार्विन है ना, शामिल है। लेकिन बढ़ी हुई अन्वेषण के बावजूद श्री गास्केल ने कहा कि चीनी परिवारों के मध्य भारी मांग को देखते हुए चीन ने अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोलने के अवसर है। धनी और मध्यम वर्ग और युवा चीनी माता पिता में पश्चिमी शैली की शिक्षा के लिए गहरी इच्छा है। उन्होंने कहा, माता पिता एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी संस्कृति पहचान को बनाए रखें। साथ ही साथ उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश भी चाहते हैं। ये हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। और पैसेज पढ़ते समय क्या क्या चीजें की, कुछ चीजों को हाईलाइट किया। अब आप ये बताइए कि क्या हम लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं पूरा पैसेज पढ़ने के बाद? हाँ, पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कीवर्ड को हाईलाइट करते हुए चल रहे होंगे, लेकिन अब देखिए, वर्तमान में चीनी माता पिता चीनी परंपरा और संस्कृति को पसंद नहीं करते। ये तो गलत है। अभी हमने पढ़ा कि पसंद करते हैं, हो गया। चीनी सरकार ने चीन में निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के तेजी से बढ़ने की सराहना की है। नहीं ना, गलत हो गया। चार्ल्स डार्विन एक आयरिश स्कूल के पूर्व छात्र थे। गलत। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए, चार्ल्स डार्विन भूतपूर्व छात्रों में से थे। तो किसके भूतपूर्व छात्रों में से थे? चीन के। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से हम लोगों ने ढूंढ दिया, बताएं। आसान है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड है। आंसर डी। चलिए, गद्यांश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिकी विश्वविद्यालयों में
अधिकांश विदेशी छात्र चीन से हैं। अब देखिए, ये कहीं आपने पढ़ा है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, ये कहीं स्टेटमेंट दिया था, कहीं था? आप मुझे बस ये बता दीजिए, कहीं पर भी था? नहीं था ना? ये तो कहीं नहीं था पढ़ते समय, तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। अब जहां जहां फर्स्ट है उसको एलिमिनेट कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अब दो ही ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, केवल दो और केवल तीन। चलिए, यहाँ पे दोनों में दो दो है, तो अब हम देखते हैं कि थर्ड सही है कि नहीं। थर्ड सही है कि नहीं, उसके लिए अभी हम लोगों ने लास्ट में हाईलाइट किया था, बीजिंग में, डुल्विच कॉलेज ने बीजिंग में एक स्कूल और संघाई में एक स्कूल। अब ये देखना है कि सही है कि नहीं। अगर ये सही होगा तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। और अगर ये गलत हो जाएगा थर्ड, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हम लोग आते हैं, देखिए संघाई में दो, बीजिंग तथा सुझोई में एक एक है, ठीक है। डुल्विच कॉलेज की चार शाखाएं हैं, चार में से कहाँ कहाँ है, दो संघाई में, आप देखते हैं। बीजिंग में एक, और स्कूल में बीजिंग में एक स्कूल और संघाई में एक स्कूल। देखिए संघाई में कहाँ पे दो है, संघाई में दो है कि नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं पीछे कर देता हूँ। संघाई में यहाँ पे दो है और बीजिंग में एक है, तो इस वजह से थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। अब थर्ड के गलत होने की वजह से, थर्ड के गलत होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बताइए, क्या हमें दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ा, दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। अभी सोचिए कि कॉपी पेन में करते तो और भी टाइम कम बचता, ये तो ऑनलाइन है इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर ये कॉपी पेन में होता तो फिर आपके टाइम बहुत कम लगता और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं और इस पैराग्राफ में देखते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ छोटा है, तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के तहत, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। इस गद्यांश में वर्णित दुखद नियम का अर्थ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे हमें तर्क क्षमता का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ जीएस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको कहीं पर भी बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या फिर कोई फिलॉसफी ऑप्शनल का हो तो वहां पे ऐसा कुछ भी नॉलेज यूज नहीं करना है। अब इस गद्यांश के अनुसार दुखद नियम का अर्थ क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अंग्रेजों की तरह जापान वासियों का आविष्कारशीलता की अक्षमता। दूसरा, जापान वासियों की तरह मेहनती होने में अंग्रेजों की अक्षमता, जापानी आविष्कारों में विविधता की कमी। और डी, अंग्रेजों की कमजोर विपणन क्षमता। अब हम लोग आएंगे पैसेज की तरफ, ठीक है। हमने स्पीड से पढ़ लिया, अब हमें समझने की कोशिश करनी है ध्यान से एक बार। अंग्रेजों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यानी कि ये देखिए एक तरीके से बाजार की बात कर रहा है, विपणन की बात कर रहा है। ये बताइए, क्या हम लोगों को कुछ ऐसा वर्ड कहीं दिख रहा था, कहीं कुछ दिख रहा था? अब चलिए देखते हैं, ऐसा भी हम लोगों ने देखा तो था कहीं। हाँ,
विपणन। अब हमें थोड़ा सा फोकस कर लेना है। शुरू में ही हम लोगों ने फोकस, देखिए पढ़ने से क्या हो गया, विपणन शब्द पे हमारा फोकस चला गया, बाजार पे चला गया फोकस। चलिए, मूल अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के बजाय उत्पादन और विपणन को व्यवस्थित करने की जापानी क्षमताएं अंग्रेजों को आमतौर पर व्यक्तियों के एक अधिक आविष्कार समूह के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन जिसका भी वे आविष्कार करते हैं, कौन, अंग्रेज, उनका लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए, ये क्या पैसेज लिखा था, अंग्रेजों की कमजोर विपणन क्षमता, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? अनुमान अभी लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अनुमान ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं हो सकता है, पहले पूरा समझेंगे। DTSR-Z ओवरक्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन और सिंक्लेयर स्कूटर से टाई MF, BSA एंड नॉर्टन मोटरसाइकिल आदि अनेक उदाहरण हैं जो सभी इस दुखद नियम को सत्य साबित करते हैं। आप देखिए, दुखद नियम को सत्य साबित करते हैं, यानी कि एक तरीके से हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया कि दुखद नियम का मतलब क्या, अंग्रेजों की कमजोर विपणन क्षमता, है ना। मिल गया आंसर, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, हम लोगों ने कितनी स्मार्टली जो है सारी चीजों को कवर किया। आप समय के साथ खुद भी आंसर करते रहा करिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी करते रहा करिए, जिससे आप लोग भी देखिए कि सही उत्तर क्या हो सकता है। अब हम लोग सही उत्तर जितने भी थे उसमें टाइम टेकिंग क्या बहुत ज़्यादा लगा? नहीं लगा ना, बहुत कम लगा। अब कल हम लोग अलग मेथड से चीज़ें सॉल्व करेंगे। अभी तो आज मैंने समझाने की दृष्टि से कि उत्तर की खोज कैसे कर रही है, मैंने उत्तर की खोज करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया कि पूरा पैसेज पढ़ा ही नहीं है, अब हमने टाइम पूरा बचा लिया, पूरा टाइम हमने बचा लिया, और क्योंकि हमारा फोकस यही था तो हमने दुखद नियम के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पे ढूंढ ली। क्या अगर हम पहले पैसेज पढ़ते फिर क्वेश्चन पढ़ते तो क्या सही आंसर एक्यूरेट दे पाते? नहीं। अब हमारा विजन क्लियर था कि हमें ढूंढना क्या है, दुखद नियम का क्या अर्थ है, क्या सत्य है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ा और कम ही समय में मैंने उत्तर ढूंढ लिया, आप लोगों ने भी ढूंढ लिया। मैं 8 प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन पर दे रहा हूं, जहां से आप लोग डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे और उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को संक्षेप में बताया कि उत्तर कैसे खोजना है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लोगों ने सारी चीजें जो कॉम्प्रिहेंशन के संदर्भ में थी, बेसिक टू एडवांस, वो समझ लिया या नहीं समझ लिया? समझ लिया हम लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली हैं। अभी ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो रहा है, कल से प्रैक्टिसेस शुरू होंगी। पहले हम लोगों ने बोधगम्यता का परिचय जान लिया, फिर परिच्छेद का अर्थ जान लिया, परिच्छेद को पढ़ने का तरीका, प्रश्नों की शब्दावली, अभी जितनी भी शब्दावली बताई थी वो भी आएंगी आने वाले समय में, चुनौतियां भी बता दी, उन चुनौतियों को लिख लीजिएगा ताकि गलती ना हो सके। उत्तर की खोज भी मैंने करना सिखा दिया स्मार्टली। क्या कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आई? जो 3 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए, 2 पैसेज में से 3 क्वेश्चंस थे और तीनों हम लोगों ने सही ढूंढ लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग को स्मार्टली करनी है। वो मैंने देखा था कि वो जो पीपीटी है उसमें आंसर गलत दिया था दूसरे क्वेश्चन का, उसमें सी दिया था जबकि बी होना चाहिए था, है ना। तो वो मैं करेक्ट करके दे दूंगा। लेकिन देखिए, क्या हम लोगों ने कहीं पर भी किसी की हेल्प ली? किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं ली, अपने दिमाग का यूज किया और उत्तर ढूंढ लिया। ये जो चीजें हैं लेक्चर 1 से लेके 4 तक सभी छात्र एक बार फिर से देख लें, 1 to 4, ये चौथा लेक्चर है, इन सबको एक साथ देख लें, तभी कल का 5वां लेक्चर देखिएगा, जिससे आप अपनी 100% एक्यूरेसी लेकर आएंगे। एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी ही हमारा मेन पर्पज है। अब आप लोगों के डाउट्स और क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे अपने डाउट्स और क्वेरी पूछिए जो आप लोग फील कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को लेके।
मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, कल हम लोग आगे के डिस्कशन को करेंगे जिससे हम लोग अपनी तैयारी और बेहतर कर सके। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत लंबी चलेगी, वो क्लास थोड़ी लंबी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी ट्रिक्स एंड मेथड्स मैंने बताए हैं उन सब को समराइज कर लीजिए, एक बार फिर से चारों क्लासेस को देख लीजिए जिससे रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच।